हेलो फ्रेंड्स, वात्सल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आप जानते होंगे कि हम लगातार यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट, वीडियो, इंफॉर्मेशन इत्यादि अपलोड करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में लेके आए हैं राज्यपाल के विचारधारा पर। आप जानते हैं कि राज्यपाल हमेशा एक करंट अफेयर का मुद्दा बना रहता है। इनमें विवाद विभिन्न प्रकार के जन्म लेते रहते हैं। तो आप जानते होंगे कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, गवर्नर और वहाँ के स्टेट के बीच लगातार कुछ कंफ्लिक्ट देखने को मिलते रहते हैं। तो ये लगातार बना रहता है। आप जानते होंगे कि कोलकाता में इस बार सबको कुछ तो प्रिविलेजेस मिले होते हैं। गवर्नर को इम्यूनिटी पावर हम जिसको बोलते हैं आर्टिकल 61 के तहत, इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको लेके भी लगातार करंट अफेयर का मुद्दा राज्यपाल बना रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। उसके बाद राज्यपाल की शक्तियों की बात करेंगे। उसके बाद राज्यपाल को करनी शक्तियाँ होती हैं जिनके बारे में कुछ कुछ मात्रा में विवाद भी बनते रहते हैं। और हम आखिरी में कुछ समाधानों की बात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो के अगले टॉपिक में। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन तो आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल हमारे संविधान का आर्टिकल 155 है, वो हमको बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो राष्ट्रपति होता है वो गवर्नर की नियुक्ति करता है। और आप जानते होंगे यहीं पे विवाद आता है कि तो जो सेंटर होता है उसको निरपेक्ष अधिकार होता है। निरपेक्ष अधिकार मतलब एब्सोल्यूट पावर होता है, जो विवाद का सबसे बड़ा कारण बनता है गवर्नर को चुनने का। और उसके बाद इसके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हम 153 और 167 की भी लिख सकते हैं। और कुछ पावर 200 आर्टिकल 200 में भी गवर्नर को देखने को हमको मिलते हैं। गवर्नर को आप देख सकते हैं कि गवर्नर के कुछ काम जैसे पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं और कुछ संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं। इस बात में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि गवर्नर जो होता है उसके पास जो प्रेसिडेंट है उससे अधिक शक्तियाँ होती हैं विवेकाधीन के मामले में। गवर्नर की जो शक्तियाँ होती हैं वो लिखित है संविधान में। जबकि आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो प्रेसिडेंट के हैं उसके विवेकाधीन शक्तियाँ राज्यपाल से कम है। ये ध्यान देने योग्य बात है। ये आपसे प्री में क्वेश्चन बन सकता है। तो प्लीज आप इसको मार्क कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोट बनाते भी आप कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं आगे स्लाइड में। और हम बता देते हैं कि जो गवर्नर होता है, गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। एक संवैधानिक पद होता है। और जैसे राष्ट्रपति का केंद्र में पोजीशन होता है, वैसे ही गवर्नर का स्टेट में पोजीशन होता है। और हम इसको बोल सकते हैं कि जो गवर्नर है वो सीपी का काम करता है स्टेट और सेंटर के बीच। एक ब्रिज का काम करता है सेंटर और स्टेट के बीच। ये आप जान सकते हैं कि ये सहकारी जो संघवाद है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है सेंटर और स्टेट के बीच। जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा उसको मजबूत करने का काम करता है। और हम देख सकते हैं कि आर्टिकल जो 356 है, आर्टिकल 356 के विषय में भी रिपोर्ट गवर्नर देता है प्रेसिडेंट को। इसके बाद ही जो राष्ट्रपति शासन है वो इस स्टेट में लगाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं कि आर्टिकल जो 53 है, आर्टिकल 53 में बताया गया है कि स्टेट में हर स्टेट में एक गवर्नर का पद होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगा। तो इस स्लाइड को आप देख सकते हैं। अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि कुछ वेतनहीन शक्तियाँ हैं जिसके बारे में मैंने बताया। और इंट्रोडक्शन इतना ही। इसके बाद कुछ शक्तियाँ हैं हमारे राज्यपाल की। तो हमारे राज्यपाल की जो शक्तियाँ हम देखते हैं
शक्तियाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की कि आर्टिकल 361 में कुछ इम्यूनिटी दी गई है। इम्यूनिटी इस प्रकार दी गई है कि गवर्नर का जो फैसला होगा उसको किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसको आप ध्यान देंगे। लेकिन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या जो निर्णय एक पक्षीय है या गैर तार्किक है, उसको जरूर प्रश्नविद किया जा सकता है कि इस निर्णय लेने का आधार क्या थे, इसकी तार्किकता के आधार क्या थे। इस मामले में बिल्कुल उसको प्रश्नविद किया जा सकता है। और इसके बाद आर्टिकल 156 आता है, 156 इसके बाद इसमें देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि जो गवर्नर होता है वो राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके जो कार्यकाल है 5 ईयर बताए गए हैं, 5 साल बताए गए हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है। कभी भी प्रेसिडेंट इसको हटा सकते हैं या तो हो सकते हैं कि 5 साल से अधिक भी गवर्नमेंट सॉरी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी बने रह सकते हैं। आगे वाली स्लाइड में और इससे ज़्यादा बात करते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि गवर्नर के आर्टिकल 161 की बात आती है। इसी 161 में क्षमादान शक्ति की बात कही गई है। क्षमादान आप जानते होंगे कि लघुकरण होता है, परिहार होता है और बहुत सारी और जो क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो गवर्नर होता है जो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को माफ सिर्फ सॉरी जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ वही कर सकता है। ये में क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप नोट करके जरूर रखें कि मृत्यु दंड है वो गवर्नर बिल्कुल नहीं कर सकता, उसको माफ सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आर्टिकल 167 की बात करते हैं। आर्टिकल 167 में कहा गया है कि सीएम का दायित्व होगा कि गवर्नर को इंफॉर्मेशन दे। सीएम है वो गवर्नर को इंफॉर्मेशन देगा राज्य से विभिन्न जो कानूनी विधायी कार्यपालिक जो जानकारियां हैं वो सीएम गवर्नर को देगा। और उसके बाद आर्टिकल 167 एक आता है। आर्टिकल 167 में ये कहा गया है कि जो गवर्नर है वो गवर्नर सीएम से रिपोर्ट मांग सकता है। रिपोर्ट आप जानते हैं, विधायी कार्यों की रिपोर्ट, कार्यपालिक कार्यों की रिपोर्ट और जो प्रशासनिक कार्य राज्य में चल रहे हैं उसकी रिपोर्ट मांगा जा सकता है गवर्नर से। तो आगे हम चलते हैं और आगे विभिन्न प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, विवेकाधीन जो शक्तियाँ हैं उसकी बात करते हैं। विवेकाधीन शक्तियों में देखते हैं कि विवेकाधीन शक्तियाँ जो बहुत विवाद का कारण भी रहती है। सबसे पहले विवेकाधीन शक्तियों में सबसे पहले आता है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में आप देख सकते हैं कि जो विवेकाधीन शक्तियाँ जो मिलती हैं उनको छोड़ के जो गवर्नमेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही अपना निर्णय लेगा। आप जानते होंगे कि जो राष्ट्रपति होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करते हैं। और आप एक इसमें एक केस भी देख सकते हैं। केस का नाम है सतपाल वर्सेस हरियाणा केस। सतपाल वर्सेस हरियाणा केस जो 2000 में हुआ था। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना निर्णय नहीं लेंगे।
तो आप समझ सकते हैं कि सतपाल वैसे तैयार कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें वही बताया गया है कि जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्णय पर ही उसके बाद ही अपने निर्णय लेंगे, उसके एडवाइस पर ही, अन्यथा नहीं ले सकते। इसके बाद विवेकाधीन शक्तियों के लिए इसके बाद आगे चलते हैं दूसरे विवेकाधीन शक्तियों में उसके बाद आता है आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 में बताया गया है कि जो गवर्नर सीएम की नियुक्ति करते हैं, उसके बाद सीएम की नियुक्ति के पश्चात सीएम के उसके परामर्श के उपरांत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति गवर्नर ही करते हैं। और ये महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्ति है, इसको आप थोड़ा सा और विस्तारित करके बता देते हैं कि जब चुनाव होता है, चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाती, तो ये गवर्नर की विवेकाधीन शक्ति ही होती है कि इसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। आप देख सकते हैं कि जैसे गठबंधन का नेता है या कोई सबसे बड़ी पार्टी का नेता, ये गवर्नर की विवेकाधीन शक्ति ही है कि गठबंधन के नेता को बनाना चाहता है। सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता है उसको स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिले तब ये दे पाता है। तो इसमें विवेकाधीन शक्तियाँ गवर्नर की बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखने योग्य बात है ये। इसके बाद आर्टिकल तीसरा विवेकाधीन शक्तियों की बात करते हैं। आर्टिकल 74 में हम देख सकते हैं कि राज्यपाल है। राज्यपाल तो सदन का सत्र वो बुला सकता है। उसके बाद सत्रावसान कर सकता है और सत्र का विघटन कर सकता है। अब सत्रावसान विघटन आकार से समझते होंगे, तो ये सब अधिकार लेकर भिन्न अधिकार राज्यपाल को देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही राज्यपाल कर सकता है। ये अपने मर्जी से नहीं कर सकता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ही एडवाइस पे ही इसको किया जा सकता है। आपको मैं 356 के बारे में बता ही दिया हूँ, जिसमें राष्ट्रपति शासन के लेखी रिपोर्ट गवर्नर प्रेसिडेंट को देता है, फिर इसके पश्चात जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी स्टेट में। इसके बाद विवेकाधीन शक्तियों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में आप जानते हैं जैसा कोई बिल है जो सदन से पास होता है, उसके बाद साइन होने के लिए वो गवर्नर के पास जाता है, उसके बाद ही वो बनता है। तो गवर्नर के पास चार मोस्टली उपाय या विकल्प रहते हैं। विकल्प ये रहता है कि या तो सहमति दे दे, या तो असहमति जाहिर कर दे, या उसको पुनः विचार के लिए भेज दे, या तो वो प्रेसिडेंट के लिए इसको रिजर्व कर दे। किसी भी रिजर्व इस पर होगा, इस प्रकार रखा जाएगा कि कोई या तो संघ सूची का कोई विषय है, या तो कोई संघीय विषय है, कोई संघीय विषय है, या तो आर्टिकल 254 की विषय है जिसमें संघ कानून बनाती है। इसके लिए गवर्नर जो है वो आर्टिकल 254 के तहत प्रेसिडेंट को वो बिल भेज सकता है। तो ये सब भी उसके विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आती है। आप जानते हैं विवेकाधीन शक्ति बहुत विवादों में रहती है, खासकर जो राजनीतिक विचारधारा के तहत जो राज्यपालों का यूज किया जाता है उसको लेके, अन्यथा उतना शायद प्रॉब्लम नहीं होती। बस इसी के कारण बहुत राज्यपाल का जो पद है बहुत विवादों में रहता है। आगे हम कुछ सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन आप जानते होंगे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। आगे सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन आप बता दीजिए जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। विवेकाधीन जो शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल होनी चाहिए। डॉक्टर जो अम्बेडकर थे उन्होंने भी विवेकाधीन शक्तियों की
सहमति जताई थी, लेकिन ये जो शक्तियाँ हैं वो गैर तार्किक नहीं होनी चाहिए, गैर तार्किक या एक पक्षी नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे तार्किकता हो, इसके पीछे विभिन्न जनों के जो कार्य हैं वो सिद्ध हो सके, इसके लिए हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक केस की बात करते हैं, केस है शमशेर शमशेर सिंह केस में कहा गया था कि जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करेंगे, अन्यथा काम नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि सतपाल वर्सेस हरियाणा केस 2000 हुआ या तो शमशेर सिंह केस हुआ, ये सारी चीजों में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही गवर्नर को बताया गया है। और इसके बाद हम सॉल्यूशन पे दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, तो आर्टिकल 213 के विषय जैसे मैंने आपको बताया कि जो अध्यादेश है, अध्यादेश जो गवर्नर स्टेट के लिए लाता है, अध्यादेश है उसका गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में या तो सेंटर में ये अध्यादेश लगभग आते रहते हैं जिसका गलत प्रयोग होता है। तो इसमें कहा गया है कि इसके गलत प्रयोग नहीं होने चाहिए। जो विधायी प्रशासन है, विधायी प्रशासन नहीं, हमको कार्यपालिक प्रशासन है उसकी ओर आगे बढ़ना है। तो इसको आप अपने आंसर में बिल्कुल डाल सकते हैं। आपको वैल्यू एडिशन जरूर होगा और आगे आपके मार्क्स ही मिलेंगे। आप एक केस के बारे में चर्चा करना भूल गए यहाँ पे, एक डीसी वाधवा केस है। डीसी वाधवा केस 2013, डीसी वाधवा के 2013 में कहा गया है कि जो अध्यादेश है, अध्यादेश बार बार या तो पुनः नहीं लाया जा सकता, ये गैर संवैधानिक है और ये असंवैधानिक कृत्य माना जाएगा अगर एक अध्यादेश को आप बार बार पुनर्विचित करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ और उसके बाद हम आगे और कुछ जो बचे हैं उसके समाधानों की बात करते हैं। समाधानों में अगला है नवम रिविया केस जो है उसके दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया जाए। इसके मैं एक बार बता देता हूँ नवम रिविया गाइडलाइंस क्या है। इसमें बताया गया है कि जो गवर्नर है वो स्पीकर की योग्यता पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, या तो राज्यपाल को जो है वो सत्र एक पक्षीय बुलाने का अधिकार, एक पक्षीय सत्र उसको बुलाने का अधिकार नहीं है। वो उसके जो निर्गत शक्तियां हैं संविधान के अंतर्गत रहते हुए ही उसका प्रयोग करे, संविधान के बाहर या उसके बियॉन्ड जाके बिल्कुल भी उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चौथा समाधान ये हो सकता है कि जो सरकारिया आयोग 1988 है उसके कुछ गाइडलाइंस हैं। सरकारिया आयोग 1988 के जो गाइडलाइंस उसको फॉलो किया जाए। और जो इसके मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या इसके प्रोविजन है। सरकारी आयोग जो 1988 में आया था उसमें ये कहा गया था कि जो गवर्नर है वो गैर राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए, जो राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता ना रखे वो व्यक्ति होना चाहिए। और एक और इसमें महत्वपूर्ण है कि राज्य के बाहर के व्यक्ति होने चाहिए, राज्य के बाहर के व्यक्ति, ताकि वो अपना जो लोकल पॉलिटिक्स है उससे दूर रह सके और बिना किसी विवादों के कार्य कर सके। और इसने एक समिति भी सुझाई थी सरकारी आयोग में, हालांकि उस पर बहुत अधिक विचार विमर्श केंद्र के द्वारा नहीं किया गया। एक समिति जिसमें पीएम होंगे, हमारे होम मिनिस्टर होंगे और सीजेआई होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और उस संबंधित राज्य के सीएम होंगे, इन सभी की एक समिति बनाई जाएगी
उसमें ही जो गवर्नर हैं किसी स्टेट के वो चुने जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया और सरकारी आयोग की जो गाइडलाइंस है वो अभी तक तो अमल में नहीं आया है। और एक और केस है जिसको एस आर एस आर मुंबई केस आप जानते होंगे बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद इसमें ये कहा गया है कि जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है आर्टिकल 356 है। आर्टिकल 356 को सिर्फ संवैधानिक जो मशीनरी है, जो संवैधानिक मशीनरी है उसके फेल होने के बाद ही लगाई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आशा है तो वो फेल कर देंगे, सॉरी मतलब इमरजेंसी लगा दी जाएगी। संवैधानिक मशीनरी कंप्लीट तरह से अपना कार्य नहीं कर रही है, उसके बाद आप संवैधानिक संविधान में जो बताया गया है उसके हिसाब से आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। और एक प्रकार और बताया गया इसमें कि धर्मनिरपेक्ष शासन नहीं हो रहा है, धर्मनिरपेक्ष संस्थाएं नहीं रह गई हैं, तब आप इमरजेंसी का यूज कर सकते हैं। यानी आर्टिकल 356 का यूज कर सकते हैं, अन्यथा आर्टिकल 356 का यूज आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 356 का यूज केवल तरीके के हिसाब से और इसके आधार जो है, आधार बहुत कठोर होने चाहिए, यानी कठोर आधार अच्छे होने चाहिए और पूर्वाग्रह से घोषित नहीं होने चाहिए, मैलाफाइड नहीं होने चाहिए। और इसी प्रकार हम समाधानों में लास्ट समाधान देखते हैं बीपी सिंघल की, बीपी सिंघल की की ओर हम ध्यान देते हैं। इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का जो पद है उस सेंटर का नियोजन नहीं, सॉरी एजेंट नहीं, एजेंट नहीं है यानी वो सरकार का नौकर नहीं है, वो सरकार का नियोजित कोई व्यक्ति नहीं है, वो संवैधानिक पद है, उसकी अपनी संवैधानिक गरिमाएं हैं, उसके अपने संवैधानिक मर्यादा है, तो उसको संवैधानिक मर्यादा में ही रह के काम करना चाहिए। और जब उसको वापस बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के तहत, प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसको संविधान सम्मत कार्यवाही नहीं कर रहा है तभी बुलाया जाना चाहिए। और आप देखते हैं कि राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलती तो उसको बुला लिया जाता है गवर्नर को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।